percentage. So in percentage, what do we learn? It means out of 100. ठीक है? It means out of 100. This means to convert into percentage, you will have to multiply it by 100. Okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/4 ही मैं ले लेता हूँ. 3/4. हाउ आर यू गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज? तो सिंपली आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए. 425 टाइम्स मतलब 75% हो गया. सिमिलरली कोई भी डेसिमल अगर नंबर भी हो, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो 0.75 इंटू 100 विल गिव यू 75%. है ना जी? So the next thing that you will have to bear it in mind is express x as a percentage of y. तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस x by y and then you multiply it by 100. You multiply it by 100, you will get your value, but do not forget to put the sign of percentage at the end. Okay, coming back to point number 3, we have x increase percent, isn't it? Increase percent. So increase percent is equal to, you well know it, that it is increase by original value, है ना? Original value into 100. Okay, similarly decrease percent is equal to decrease by original value by original value into 100. ठीक है? That is why when the cost price is equal to 60 and it is sold at how much? 20, then find the profit percent. Find the profit percent. So how much is the profit? So your profit is equal to, sorry, not sold at 20, sold at 80. Profit is equal to 20. So profit percentage will be equal to this profit by cost price. Then what is this cost price? This is the original value. So 20 by 60 into 100, isn't it? Then similarly we have percentage error. तो परसेंटेज एरर किस में होता है? ओरिजिनल वैल्यू पे ही ना एरर होगा जी. सो परसेंटेज एरर विल बी इक्वल टू एरर बाय ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100. Okay, so when cost is depreciating, next point is that when the cost price CP is depreciating means reducing. इसका मतलब होता है reducing by x% every year. So every year, हर साल अगर x% अगर घट रहा हो प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस after 1 year will be equal to how much? It will be equal to 100 minus x by 100 into the present value, अभी का जो वैल्यू है. मतलब नेक्स्ट ईयर आपका प्राइस x% घट जाएगा. ठीक है? फिर आप अगर 2 साल में अगर निकालेंगे, यानी फॉर 2 years कॉस्ट प्राइस आफ्टर 2 years, तो उसमें क्या कीजिएगा? 100 माइनस एक्स बाय 100, ये 1 साल का है, ये दूसरा साल का है. 100 माइनस एक्स बाय 100 इंटू वॉट एवर इज द प्रेजेंट वैल्यू. जो भी प्रेजेंट वैल्यू है उसका आप वैल्यू आप निकालते हैं. ठीक है? बट इफ द फर्स्ट नंबर डिक्रीजेज बाय x%, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर नंबर 5 में इफ फर्स्ट नंबर
increases by X% and then decreases by Y%. या सो अगर फर्स्ट नंबर X% इंक्रीज कर रहा है पहला साल पहले और फिर Y% डिक्रीज कर रहा होता है तो फाइनल वैल्यू विल बी हाउ मच. तो फाइनल वैल्यू विल बी इक्वल टू इंक्रीज में प्लस करेंगे दैट इज 100 प्लस X बाय 100 और फिर डिक्रीज में माइनस करेंगे दैट इज 100 माइनस Y. यहाँ पर Y डिक्रीज हुआ ना Y बाय 100 इंटू द ओरिजिनल वैल्यू. हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा आपका. ठीक है. उसके बाद में चले आइए प्रॉफिट एंड लॉस में. तो प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज यू पीपल नो दैट मेनी सम्स फ्रॉम दिस चैप्टर इज यू कैन से इज कैन बी गिवन इन द एग्जामिनेशन. आई सेड कैन बी गिवन. सो प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस. तो आप तो जान ही रहे हैं कि अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा और लॉस मीन्स कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. क्योंकि जब लॉस होता है ना तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू मेरा बढ़ जाता है. ठीक है. ऑल्सो नोन एज गेन. अच्छा एक बात और है यहाँ पे कि जब आपको पता है कि गेन इज इक्वल टू दैट इज गेन is equal to SP minus CP. तो हाउ कैन यू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस. तो यार इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा तुम ही सोच के देखो. गेन हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा. तो जब ज़्यादा होगा तो ये दोनों को जोड़ देंगे दैट इज़ कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. ओके. और इसका और अगर गेन हो रहा है और कॉस्ट प्राइस मांगा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस विल बी लेस तभी तो गेन होगा. तो सेलिंग प्राइस माइनस गेन. अब आ जाइए ज़रा सा लॉस में. अगर लॉस हो रहा है हमारा व्हेन यू नो दैट कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लॉस. तो अगर लॉस है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा. तो लॉस में सेलिंग प्राइस तो कम होता है. तो जब कम होगा तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. क्लियर. तभी तो सेलिंग प्राइस जो है हमारा कम होगा. क्लियर. और हमारा अगर कॉस्ट प्राइस मांगा जाए तो कॉस्ट प्राइस इज मोर. कॉस्ट प्राइस जब लॉस होगा ना तो सॉरी जब लॉस जब होगा ना बाबू तो जब लॉस होगा तो हमारा कॉस्ट प्राइस विल बी. एक मिनट बेटा एक मिनट. दिस इज whenever we incur loss then what happens. तो लॉस में हमारा कॉस्ट प्राइस जो है घट जाता है. तो कॉस्ट प्राइस जब घट जाएगा तो सेलिंग प्राइस माइनस लॉस होगा. यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस लॉस. क्लियर. और हमारा कॉस्ट प्राइस जो है हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस हमारा जो है लॉस हो रहा है ना. तो लॉस हो रहा है बाबू तो हमारा सेलिंग प्राइस भी घट जाता है. सेलिंग प्राइस मेरा लॉस में घट गया और कॉस्ट प्राइस बढ़ गया तो हाँ ये हुआ. अब हुआ. ठीक है. सो हियर एनी वन कैन गेट कन्फ्यूज. अगर कन्फ्यूजन अगर हो आपको तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिखिए और आप निकालिए. देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. ठीक है. और सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. सो व्हेन यू गेट कंफ्यूज तब आप फार्मूला का आप जरूर यूज़ कीजिए. आ जाओ. अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर निकालना हो प्रॉफिट परसेंट इवन यू कैन से प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस into 100. Similarly, loss percent is equal to loss by CP into 100. Means both profit and loss percent they are calculated on the cost price. Okay, it's always calculated on cost price. फिर आ जाता है हमारा overhead expenses.
ठीक है, मीन्स द एक्स्ट्रा ओवरहेड एक्सपेंसेस मीन्स द एक्स्ट्रा expenses. So this extra expenses is generally used in transportation, transport, PORTATION, transportation, then labor charges, okay, और पैकिंग में। तो ये सब का जो एक्स्ट्रा जो चार्जेस है उसको कहते हैं ओवरहेड चार्जेस, एंड दिस इज जनरली एडेड टू, isn't it? It is added to the cost price. So the cost price increases. मतलब अगर cost price, अगर if cost price is equal to x और overhead expenses is equal to a, तो total cost price will become x plus a. Okay, and then you will start calculating from here. ठीक है, come. If a number decreased by x%, नहीं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि if a number decreases by x%, तो न्यू नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला है 100 माइनस एक्स बाय 100 इंटू ओरिजिनल नंबर। ठीक है, उसी तरह इफ द नंबर इंक्रीजेस, अगर वो इंक्रीज अगर करेगा बाय x%, सो द न्यू नंबर विल बी इक्वल टू 100 प्लस x बाय 100 इंटू ओरिजिनल नंबर। मतलब नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है कि पहले हम x% इंक्रीज x% पहले निकालें और फिर ऐड करें। ठीक है, देन वी हैव वन इम्पॉर्टेंट फार्मूला अबाउट द सेलिंग प्राइस। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस, अगर गेन परसेंट अगर हो, गेन परसेंट अगर दिया हुआ हो और अगर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो, तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, या नहीं तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इसी से क्या होगा ना, व्हेन यू विल लुक एट दिस वन वेरी क्लोजली, तो यू विल फाइंड कि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना हो, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो क्या होगा कि 100 विल गो अप एंड 100 प्लस गेन परसेंट विल कम डाउन उस तरफ जाके। So it will be 100 by 100 plus gain percent into selling price. Similarly यहाँ पे देखिए cost price is equal to 100 ऊपर चला गया और ये वाला नीचे चला गया, 100 by 100 minus loss percent into selling price. So once ये एक फार्मूला रटे, ये चारों फार्मूला हमारा रटा गया। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस, है ना जी। डिस्काउंट जिसको हम लोग कहते हैं छूट बोलते हैं, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, जिसको हम लोग कभी कभी लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस, या नहीं तो प्रिंटेड प्राइस भी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट अगर D% है, फॉर एग्जांपल इफ डिस्काउंट इज D%, सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द मार्क प्राइस एज डिस्काउंट किस पे दिए? डिस्काउंट हमने दिया इस पे मार्क प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस होगा ना यहाँ पे। तो एक काम करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू MP इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, और अगर आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमने कॉस्ट प्राइस निकाला था, 100 वेंट अप एंड 100 प्लस गेन परसेंट केम डाउन, सिमिलरली मार्क
price MP can be directly found out in this way. 100 will move up और ये वाला 100 minus discount 100 minus D% will come down into selling price. So however this is more important क्योंकि हम लोग in most of the sums discount has been given on the mark price. So selling price will be equal to जितना डिस्काउंट दिए 100 minus D% by 100 into mark price. अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है. सक्सेसिव मतलब एक डिस्काउंट दिए फिर खुश नहीं हुआ फिर दूसरा डिस्काउंट दिए. तो इफ D1 D2 D3 आर सक्सेसिव डिस्काउंट तो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट अगर देते हैं तो डायरेक्टली आप सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं. हाउ? वही 100 minus D1 100 minus D1 by 100 ओके by 100 into 100 minus D2 by 100 ओके और into 100 minus कितना D3 by 100 into मार्क प्राइस. ठीक है, इंटू मार्क प्राइस. तो 3 डिस्काउंट दिए तो 3 बार किए हैं, 2 डिस्काउंट देता है तो सिर्फ यहीं तक हम लोग लिखते हैं, D2 तक ही हम लोग लिखते हैं. उसी तरह इफ द रेट ऑफ टैक्स इज X%. देखो I am trying to cover all the formulas one by one. If the rate of tax is X%, do you know that then the price paid for the item, then the price paid for the item will be equal to, ये एक्स्ट्रा जोड़ के लेगा ना, ये टैक्स X% है मतलब एक्स्ट्रा लेगा आपसे. So 100 plus X by 100 into sale price. ठीक है, into sale price. So rate of tax is equal to how much? So rate of tax is equal to ये टैक्स जो भी आपका लगा by sale price. And what is the sale price? याद है, sale price is the original price, isn't it? Multiplied by 100. Okay. Amount of money paid by the customer. So amount of money paid by the customer will be equal to the sale price और प्लस टैक्स जोड़ के लेगा उसमें. ठीक है, तो इसका पूरा ध्यान रखा जाए. ठीक है, then come to simple interest, isn't it? Then come to simple interest. तो बेटा जी सिंपल इंटरेस्ट में ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में है क्या चीज़, इसको भी कर ही लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट में INTEREST, सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट SI is equal to PRT by 100 P into R into T by 100, isn't it? Where P is the principal, R is the rate and T is the time. Okay, अब यही फॉर्मूला से हम लोग बाकी सब फॉर्मूला निकालेंगे. अगर रेट निकालना हो तो रेट विल बी इक्वल टू SI into 100 SI into 100 डिवाइडेड बाय P into R, isn't it? देखो ये P into R. सिमिलरली अगर मुझे टाइम निकालना हो, यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, टाइम निकालना हो तो SI into 100 बाई P इंट क्या निकालना है, हमारा रेट निकालना था ना, तो रेट निकालना P into T होगा. क्या यार, T अगर निकालना हो तो P into R डिवाइडेड बाय P into R. और आपका P अगर निकालना हो तो SI into 100 divided by R into T. So here you can see that this was the main formula और इस formula से हमने बाकी formula हमने
निकाल लिया। आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मीन्स जो भी हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी हो। सो व्हाट विल बी दी सिंपल इंटरेस्ट? कभी कभी नहीं, अधिकतर सब में दे गिव यू द अमाउंट एंड द प्रिंसिपल, तो तुरंत सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। ठीक है। टाइम शुड बी इन ईयर, सो कन्वर्ट मंथ टू ईयर। नहीं, टाइम को याद रखना है कि अधिकतर टाइम शुड बी इन ईयर, should be in year. Therefore, you convert time in year as far as possible. So, if time is given in month, please divide it by 12 to get it converted to year. इतना तो कर ही सकते हैं। और divide it, अगर days में दिया हुआ हो, अगर टाइम डेज में दिया हुआ हो, तो डिवाइड इट बाय 365 टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर। ठीक है। इसका अच्छा, ये हियर वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट इज कि कभी कभी जो नंबर ऑफ जो डेज है ना, तो नंबर ऑफ डेज कभी कभी व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, यू विल गेट 146, या नहीं तो 218, या नहीं तो 292. So you will get these all kind of numbers. ठीक है। तो इसका एक फ़ायदा ये है ना कि all these numbers आप जो देख रहे हैं ना, all these numbers they are divisible by 73। ठीक है। तो 73 ये 2 टाइम्स, 73 ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। वाई? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ डेज 146 मिल जाता है, इजंट इट, फॉर एग्जाम्पल 218 ही मिल गया, 118, so you will convert it to year by dividing it by 365. तो यहाँ पे क्या होगा, until and unless you know that both of them are divisible by 73, you cannot divide it. So 73 कितना बार में, ये 3 टाइम्स में, और 73 ये 5 टाइम्स में, तो 3/5 निकल गए। दैट इज़ वाई दिस 73 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए बाबू कंपाउंड इंटरेस्ट में। क्या चीज़ में? कंपाउंड इंटरेस्ट में। सो इन कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई का कुछ फार्मूलाज है, दैट इज़ अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर T। ठीक है। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ हो, रेट दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो, तो अमाउंट विल बी इक्वल टू P1 प्लस R/100 टू द पावर T। R and 100 कैन बी कैंसिल ओवर हियर, इजंट इट? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जिस तरह सिंपल इंटरेस्ट निकला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट भी उसी तरह निकलेगा। ठीक है। आई होप when time is half yearly, isn't it? अगर when the interest charged is half yearly, तो जब हाफ ईयरली है ना, तो याद रखना है हाफ द रेट डबल द टाइम। क्या? हाफ द रेट एंड डबल द टाइम, 2 टाइम्स टाइम, बस यही याद रखना है। हाफ ईयरली में हाफ द रेट डबल द टाइम। तो क्वार्टरली अगर हो, क्वार्टरली मतलब 1/4 होता है, नहीं तो अगर क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली में करेंगे क्या? 1/4 टाइम्स रेट एंड 4 टाइम्स टाइम। ठीक है। तो ये हाफ ईयरली में हाफ द रेट डबल द टाइम। तो हियर अगर इंटरेस्ट पेड इज हाफ ईयरली, तो यही फॉर्मूला जो हमारा अमाउंट है, ये अमाउंट का कुछ इस तरह हो जाएगा। P1 प्लस ये R है ना, हमारा फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस R/100 टू द पावर, ये था हमारा T। ठीक है। ये हमारा था T था। तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ द रेट, मतलब रेट जो है वो हाफ हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 2, और टाइम विल बी डबल, तो T के जगह यहाँ पे 2T लिखेंगे। दैट इज़ वाई
दैट इज़ वाई इट इज़ बेटर वी कैलकुलेट हाफ द रेट बाहर में और हाफ और ट्वाइस टाइम बाहर में, उसके बाद में फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इन क्वार्टरली ऑल्सो यू डू द सेम थिंग, बट इफ सक्सेसिव SUSSIV if successive rates are you can say are calculated like R1% पहला साल के लिए, R2% दूसरा साल के लिए, R3%, तो अमाउंट जो है आपका अमाउंट फॉर्मूला विल बी सेम P1 प्लस R1/100 हो जाएगा ये पहला साल, ठीक है। फिर 1 प्लस R2/100 ये दूसरा साल, 2 years, ठीक है। नाउ सो अमाउंट इज इक्वल टू 1 minute, let me write it over here so that you will not forget it. Amount is equal to, what did we learn, ये P1 plus R/100 to the power T. लेकिन but when time is in fraction, में अगर हो तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ 3 years इफ इट इज 2.5 years अगर हो तब क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, isn't it? So when time is in fraction, when time is in fraction तो क्या होगा बाबू, अमाउंट विल बी इक्वल टू, टाइम इज इन फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल 2.5 years, सो अमाउंट विल बी इक्वल टू P, आप जो देख रहे हैं P 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100 टू द पावर 2 विल बी ओवर हियर, ये वाला 2 चला जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R/100, ये हम 1 प्लस R/100, और R के साथ में क्या होगा कि ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला हाफ, ये वाला मल्टीप्लाइड बाय हाफ हो जाएगा, मतलब R मल्टीप्लाइड बाय हाफ विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय हाफ अगर करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय हाफ, सो 2 विल कम डाउन, सो RT/100, 1 प्लस RT/100, तो लेट मी राइट दिस इन दिस वे, P1 प्लस R/100 टू द पावर, ये बड़ा वाला T, isn't it, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R छोटा T/100. सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ये R1/2, ये 2 नीचे चला आएगा, R/200 हमारा हो जाएगा। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन लेट अस कम टू वेरिएशंस, ठीक है, वेरिएशंस। सो वेरिएशन में हमारा डायरेक्ट वेरिएशन था, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स और हमारा कॉस्ट था यहाँ पे, ठीक है, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव 8 आर्टिकल इट कॉस्ट इज 40, when you have 10 article its cost is 50, and this number of article we take it as x and cost we take it as y. तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, फॉर जो फॉर्मूला है वो ये है कि x1/y1 is equal to x2/y2, isn't it, is equal to x3/y3 अगर और ज़्यादा हो तो, ठीक है। लेकिन isn't it, लेकिन I hope you know the meaning of direct variation, जब एक ठो का वैल्यू बढ़े और दूसरा का भी वैल्यू बढ़े तो उसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। बट व्हेन रिवर्स हैपन्स, isn't it, when reverse happens, how will reverse happen, तो when in indirect variation में
डायरेक्ट वेरिएशन में जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नंबर ऑफ मेन इजंट इट एंड नंबर ऑफ डेज तो बेटा जी नंबर ऑफ मेन फॉर एग्जांपल 28 men completes the work in 140 days and so 42 men will complete it in how many days, isn't it? So number of men I have taken it as x and this as y, isn't it? This as x and number of days as y. तो इनडायरेक्ट वेरिएशन में यही सी बात है कि कम आदमी when you have less men so you will take more days, when you have more men you will take less days. So this is known as your indirect variation, मतलब एक तरफ घटे दूसरा तरफ बढ़े. तो indirect variation में क्या होगा हमारा ये वाला फॉर्मूला क्या हमारा फॉर्मूला क्या होगा x1 by x1 into y1 is equal to x2 into y2. Clear? So when number of quantities are 3 or more, when number यहाँ तो दो क्वांटिटी में काम चलाएं, but when number of quantities are 3 or more, अगर 3 और more ज़्यादा हो तो हम लोग यूज़ करते हैं then you use column method. On extreme right is taken. On extreme right is taken. तो कॉलम में मेथड ऑन एक्सट्रीम राइट इज टेकन. हाउ एक्सट्रीम राइट? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देंगे तो और अच्छी तरह से पता चल जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे ये रेशन है, रेशन, देन वी हैव डेज student. Clear? So 108 kg of ration is being consumed in 15 days by 18 students. 70 kg of ration will in 25 days will be consumed by how many students? So here we have more than when number of quantities, when it is more than two quantities. So when number of quantities are 3 or more, तब क्या करते हैं कि ईच ऑफ देम को कंपेयर करेंगे ये वाला अननोन वैल्यू से और देखेंगे कि वेदर दे आर डायरेक्ट और इनवर्स. जैसे 15 डेज में 18 स्टूडेंट खाएगा, इजंट इट? तो 25 डेज में सेम रेशन विल बी ईटन बाय इन, बट इफ द नंबर ऑफ डेज इज मोर, सो व्हाट डू यू थिंक? 108 kg. अच्छा, इसको कांस्टेंट करेंगे हम लोग. तो जब इसको करेंगे कांस्टेंट, अब कंपेयर करते हैं. 108 kg इज कंज्यूम्ड बाय 15 स्टूडेंट इन 18 डेज. तो जब व्हेन द नंबर ऑफ डेज आर मोर तो नेचुरली द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी लेस. इसको कहते हैं इनवर्स. तो क्विकली यहाँ पे क्या करेंगे, आई लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे आई. ठीक है. अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे. 108 kg कैन बी कंज्यूम्ड बाय इन 15 डेज बाय 18 स्टूडेंट. तो कम केजी है तो जाहिर सी बात है कम स्टूडेंट होगा क्योंकि नंबर ऑफ डेज तो वही है. तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन और यहाँ पे डी लिख देंगे जल्दी से. तो बाबू जब इन्वर्स वेरिएशन अगर रहता है ना तो उल्टा लिखते हैं और डायरेक्ट वेरिएशन में सीधा लिखते हैं. तो आ जाओ अब हम लोग कॉलम बनाते हैं. ठीक है. लेट अस मेक अ कॉलम. सो इन डायरेक्ट वेरिएशन ये सीधा था ना, तो 108 रेशियो 70 ये वाला इन्वर्स वेरिएशन था. तो लिखेंगे 25 is to 15 and we were comparing it with 18 is to x. लास्ट वाला will be in the same format, 18 is to x. तो अब क्या करते हैं, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड दिस आर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इजंट इट? ये हो गया आपका मीन और ये एक्सट्रीम. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम लोग करेंगे. मतलब 108 इंटू 25, यहाँ देख लो 108 इंटू 25 इंटू एक्स, पूरा ऐसे जाएगा. पूरा होल कॉलम विल बी टेकन, will be equal to 70 into 15 into 18.
isn't it? And then you find the value of x. ठीक है, आप यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स आप निकाल लीजिएगा. फिर आ जाते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क में, isn't it? So in time and work, what do we find? Time and work में, time and work में क्या है, क्या पढ़ना है कि if a man can do a piece of work, can do a piece of work in 12 days मान लिया जाए, तो 1 डे में कितना काम होगा, 1 डे वर्क में एक दिन में कितना काम होगा, तो विल बी इक्वल टू 1/12. तुरंत रेसिप्रोकल करेंगे उसका. ठीक है. और अगर 1 डे का वर्क अगर 1/12 है तो द मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे टाइम एंड वर्क में और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड to complete a certain work will be equal to number of days required to complete a certain work. तो जो भी आपका रिमेनिंग वर्क होता है, जो भी रिमेनिंग वर्क जो भी है, यू डिवाइड इट बाय 1 डेज वर्क, 1 डे वर्क. ठीक है. तो 1 डे वर्क जब भी होगा तो फ्रैक्शन में होगा इस तरह का, वो 1/12. एंड देन यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू complete a certain work, number of days required to. Okay, so I hope if you learn up till here, this means these formula should be revised daily. Only then your recipe will be really worth making.